व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इम्यूनाइजेशन, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई अहम यूनिट हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड और लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन यूनिट के सेकंड पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर इब्ने अमीन सर ने, जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग लेक्चरर हैं। ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ये रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हमारे पास होगा कि आइडेंटिफाई कंट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। इसके बाद टेबुलेट वैक्सीनेशन स्केड्यूल हम शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों में जो एज के लिहाज से कौन कौन से मेडिसिन कब लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कोल्ड चेन का होगा कि कोल्ड चेन किसे कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एंड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोल्ड चेन के मेंटेनेंस में। सही है, तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास कंट्रा इंडिकेशन का था। तो देखो, कंट्रा इंडिकेशन उस कंडीशन को कहते हैं कि इस कंडीशन में हमने वैक्सीन नहीं लगाने या वैक्सीन लगाना इस कंडीशन में खतरनाक होता है, उसको फिर कंट्रा इंडिकेशन कहते हैं। इन वेरी फ्यू कंडीशन वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेटेड। ऑल वैक्सीन आर कंट्रा इंडिकेटेड इन दोज हु हैव एड एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू अ प्रीवियस डोज। अगर एक पर्सन को या एक बच्चे को एक दफ़ा मैंने वैक्सीन लगाई और उसकी बॉडी ने एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो किया। अब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का फर्स्ट टाइप है, सही है, जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी का लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ से फिर आप एनाफाइलेक्टिक को डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट डोज पे या प्रीवियस डोज पे किसी पेशेंट ने या किसी पर्सन ने उस वैक्सीन की तरफ उस रिएक्शन शो किया था, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन उसको हुआ था, तो फिर आपने नेक्स्ट वैक्सीन का डोज उसको नहीं देना। Second, inactivated or killed vaccine are contraindicated in people with known allergy to vaccine. अगर किसी भी पर्सन को वैक्सीन से एलर्जी है तो वो वैक्सीन जो कि हमारे पास किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कि ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये कौन से टाइप के वैक्सीन होते हैं। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन होता है वो या तो किल्ड होता है या वो उसको इनएक्टिव कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। तो अगर एक पर्सन जिसको एलर्जी है वैक्सीन से, तो उसमें आप इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन नहीं दे सकते। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। लायो वैक्सीन आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इन दोज हु आर ऑन सिस्टमेटिक स्टेरॉयड थेरेपी और इम्यूनोसप्रेस्ड फॉर एनी रीजन। जो हमारे पास लायो वैक्सीन है जिसमें वो एंटीजन वगैरह वो लायो होता है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। इसका रीज़न जो मैंने चेक किया है वो ये है कि कुछ वैक्सीन हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो अब मदर की इम्यूनिटी तो मजबूत है, उसको तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये वैक्सीन में जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ये बच्चे में चले जाए तो उसको इफेक्ट कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने लायो वैक्सीन नहीं देने होते मदर को। दूसरा, अगर कोई पर्सन
सिस्टमेटिक स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं या इम्यूनोसप्रेस ड्रग पे हैं। देखो, जब भी कोई पर्सन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसने किया होता है तो वो फिर क्या होते हैं, स्टेरॉयड थेरेपी पे होता है। और वो स्टेरॉयड थेरेपी का काम ये होता है कि उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखा जाए, कि वो खुद अपने इम्यून सिस्टम या वो बाहर जो उसने ऑर्गन रिसीव किया था उसको ख़राब ना करे। तो इस तरह का पर्सन जो है वो उसका अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, क्योंकि आपने मेडिसिन से सप्रेस किया होता है। तो इस कंडीशन में फिर आप उस पर्सन को वैक्सीन नहीं लगाओगे, क्योंकि आप वैक्सीन में वो ऑर्गेनिज्म वीक तो हैं, लेकिन उसके लिहाज से आपके बॉडी का या उस पर्सन के बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे भी ज़्यादा वीक है, तो वो वैक्सीन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अवॉइड ड्यूरिंग एक्यूट फेब्राइल इलनेस। और अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर है या उसका हाइपरथर्मिक है तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, आप उस पर्सन को वैक्सीन नहीं लगाओगे। तो इसका जो मैंने रीज़न देखा तो मुझे ये रीज़न मिला कि चूंकि जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वैक्सीन जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो जो पर्सन फेब्राइल होते हैं, या ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चों को बुखार होता है, टेम्परेचर उनका हाई होता है, तो उस कंडीशन में फिर आपने उनको वैक्सीन नहीं लगाना होता। सही है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट थे, आप लोग याद रख ले इसको। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। सही है। एक्शन फॉर रिएक्शंस आफ्टर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद हमने कौन कौन सी चीज़ें उसके मदर को बतानी है अगर बच्चों की हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। दूसरा ये है कि इम्यूनाइजेशन के दौरान या वैक्सीन से अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसका हम कैसे गाइड करेंगे, उसके अटेंडेंट को या बच्चा है तो उसके मदर या पेरेंट्स को। सही है। एक्सप्लेन टू मदर that the reaction after BCG vaccine should be small lump or pupule which will appear in the 3rd or 4th week. क्या है? will form pus in 6th week. This is normal. देखो, जब बच्चों को BCG वैक्सीन लगाया जाता है, सही है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उस जगह पे क्या निशान बन जाता है। आप लोग अगर अपना हाथ देखें ना ऊपर तो वहाँ पे बाजू, तो वहाँ पे भी ये निशान बना होता है। तो क्या है कि आपने मदर को बताना है कि ये वैक्सीन, इससे क्या होगा कि 3 से 4 हफ्तों बाद वो जगह पे स्कार बन सकता है, वहाँ पे लंप बन सकता है, मतलब वहाँ पे निशान बन सकता है, और उसमें थोड़ा सा पस भी आ सकता है। बच्चा जो है उसको टेम्परेचर भी हो सकता है, बच्चा जो है उसको उस जगह पे पेन भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल हैं इस वैक्सीन के साथ। ये आपने उसके मदर को बताना होगा, या फादर हैं या पेरेंट्स। इसके बाद इट शुड नॉट बी टच और स्क्रैच। अगर वहाँ पे पस बन गया या वहाँ पे स्वेलिंग हुई तो उसको ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से उसको बस्ट करो कि मतलब वो पस मैं निकालूँ, नहीं, उसको आपने एज इट छोड़ना होगा, उसको गंदे हाथों वगैरह से टच नहीं करना होगा। स्मॉल स्कार विल अपीयर एट द एंड ऑफ 10 to 12th वीक। और जब 10 से 12 वीक चले जाते हैं वो पस खत्म हो जाता है, वो जगह की स्वेलिंग खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक निशान छोड़ देता है जो कि नॉर्मल है। एक्सप्लेन सम ऑफ द मोर कॉमन रिएक्शन सच एज फीवर, माइल्ड स्वेलिंग एंड पेन एट वैक्सीनेशन स्पॉट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपने बताना है कि देखो, वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे को बुखार भी हो सकता है, उसको जो है टेम्परेचर, उस वह जगह स्वेलिंग, उसको पेन उस जगह पे हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ खुद सेट हो जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने मदर को, फादर को या पेरेंट्स को बतानी है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में ये चीज़ होगी। ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैक्सीन लगा लिया, अब इसको ये कंडीशन है, अब ये क्या वजह है, तो फिर ये मतलब ये नॉर्मल होता है। सही है। अब ये स्लाइड हमारे पास ईपीआई स्केड्यूल है। ईपीआई कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि आप लोगों को मैं फर्स्ट उसमें पढ़ा चुका हूँ। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये वो प्रोग्राम है जिसमें बच्चों की हिफाजती टीकों के तमाम सेटिंग इसमें होती है कि कब कौन सा टीका लगाना है, कौन सा वैक्सीन कैसे कहाँ से आता है, वैक्सीन कौन सा किस जगह पे लगाना है, किस एज में लगाना है, कितना लगाना है, ये सारा के सारा जो है ये ईपीआई जो हमारे पास डिपार्टमेंट होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस स्लाइड में आप लोगों को ये बताया हुआ है कि बर्थ जो है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वहाँ आप उसको बीसीजी वैक्सीन लगाओगे जो कि टीबी के लिए होते हैं, बिसाइल कार्मेट ग्यूरिन,
का BCG। इसके बाद OPVO मतलब ओरल पोलियो वायरस, जो हमारे पास वैक्सीन होते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, वो आपने पिलाने होते हैं 2 ड्रॉप। सही है, ये ओरली होता है और ये हम क्या कहते हैं राइडेल्टाइड इंट्राडर्मली हम देते हैं। सही है, ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखने हैं। इस पूरे स्लाइड से आपके पास MCQs आ सकता है। जब 6 हफ्तों का हो जाए तो हम क्या ओरल पोलियो वैक्सीन 1, इसके बाद न्यूमोकोकल, रोटा वायरस, इसके बाद पेंटा वायरस, ये क्या है कि ये हमने 6 वीक पे लगाने होते हैं बच्चे को। जो रोटा वायरस है तो रोटा वायरस अक्सर बच्चों में डायरिया वगैरह कराता है, तो क्या करते हैं कि यंग एज में ये डायरिया वगैरह कराता है, तो उसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन होती हैं। और ये कहाँ पे हमने लगाना होता है, फ्रंट आउटर साइड ऑफ द थाई मसल हमने ये लगाना होता है। 10th वीक जो है 10 हफ्तों का जब बच्चा हो जाए तो तब हमने क्या करना है, न्यूमोकोकल 2, रोटावायरस 2, पेंटावेलेंट 2 ये हमने लगाने होते हैं, और ओरल पोलियो वैक्सीन 2 हमने लगाना होता है ये 10th वीक पे। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसमें 5 हमारे पास वैक्सीन एक साथ मिले होते हैं, जिसमें डिफ्थीरिया के खिलाफ, टेटिनस के खिलाफ, पर्टोसिस के खिलाफ, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ और हेपेटाइटिस बी, ये 5 वैक्सीन को मिला के इनको पेंटावेलेंट कहते हैं। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख ले। 14 वीक्स पे न्यूमोकोकल 3, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, पेंटावेलेंट 3 और ओरल पोलियो वैक्सीन 3 ये क्या किए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं बच्चे को। 9th मंथ पे MR1, टाइफाइड, IPV2 ये लगाए जाते हैं अपर राइट आर्म में, सबकुटेनियसली ये लगाए जाते हैं। और 15 मंथ में MR2 लगाया जाता है। सही है, तो ये क्या है कि ये वैक्सीन का वो स्केड्यूल है। MR जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन है तो इसमें क्या है कि MR में सिर्फ हमारे पास ये मीजल्स और रूबेला ये 2 वैक्सीन मिले होते हैं, MC मीजल, RC रूबेला, ये MR में आते हैं। तो ये जो स्केड्यूल हैं एज के लिहाज से, ये जो स्केड्यूल हैं एज के लिहाज से, इसको आप लोग पढ़ ले और इसको मेमोराइज कर ले, इससे MCQs आ सकता है। अब ये हमारे पास वैक्सीन रूट और टाइप ऑफ वैक्सीन के लिहाज से है कि जो BCG वैक्सीन है ये TB के लिए होता है, ये लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है हमारे पास, इसका डोज 0.01 ml और ये इंट्राडर्मली लगाया जाता है। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें। दूसरा जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो पोलियो के लिए, वो भी लायो एटेन्यूएटेड है, 2 ड्रॉप्स होते हैं और ओरली बच्चे को पिलाए जाते हैं। सही है, ये देखो ये जितनी भी ये चार्ट है ना, ये सारे के सारे MCQs हैं, इसमें से आपका MCQs आएगा तो आप लोगों को ये फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। अब जो 6 वीक पे हैं तो उसमें पहला ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये क्या है, ये पोलियो का लायो एटेन्यूएटेड 2 ड्रॉप्स ओरली हम देते हैं। HIV जो हमारे पास है तो ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी डिजीज के खिलाफ है, ये पॉलीसेकेराइड कंजुगेट से बना होता है और ये 0.5 ml देते हैं और मसल्स में दिया जाता है, ताई मसल में। देखो अब पॉलीसेकेराइड कंजुगेट आप कहोगे ये इसका क्या मतलब, तो ये इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वैक्सीन के टाइप हैं। HBV हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो रिकम्बिनेंट यस्ट या डिराइड HBs एंटीजन से बना होता है, 0.5 ml इसका डोज है, ये भी IM दिया जाता है। DPT में हमारे पास 3 वैक्सीन होते हैं, डिफ्थीरिया, पर्टोसिस, टेटिनस, ये 3 टाइप के वैक्सीन एक साथ मिलाए होते हैं DPT फॉर्म में। ये टॉक्साइड और जो हमारे पास पर्टोसिस है तो ये किल्ड वैक्सीन है, इसकी जो मिकदार है वो 0.5 ml और ये भी IM ताई में दिया जाता है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर। सही है, तो ये चार्ट भी आप MCQs के लिए याद रख ले। जो 10th वीक पे है मतलब 10 हफ्तों का जब बच्चा हो जाए तो हम ओरल पोलियो वैक्सीन 2 सेकेंड हम डोज देते हैं, वो लायो एटेन्यूएटेड 2 ड्रॉप्स ओरली देते हैं। इसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज के लिए वही पॉलीसेकेराइड और 0.5 ml ताई में देते हैं। इसके बाद डिफ्थीरिया वही जो वैक्सीन है उसको हम वही रिपीट करते हैं 10th वीक पे। और जब बच्चा 14 हफ्तों का हो जाए, मतलब ये है कि 3 महीनों से थोड़ा बढ़ जाए बच्चा, उसकी एज बढ़ जाए, तो उसके हमारे जो वैक्सीन स्केड्यूल हैं तो हम ओरल पोलियो वैक्सीन 3rd डोज देते हैं। इसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंजा डिजीज का वही वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस बी का, डिफ्थीरिया का, इनको रिपीट करते हैं हम 14th वीक पे 14 हफ्तों बाद, जब बच्चा 14 हफ्तों का हो जाए।
इसके बाद जब बच्चा 9th मंथ्स का हो जाए तो हम उसको मीजल्स वैक्सीन भी लगाते हैं। वो हमारे पास लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, डोज उसका 0.5 ml होता है। हम ये सबकुटेनियस लगाते हैं, सही है। 15 मंथ पे हमारे पास जो वैक्सीन है वो MMR, जो इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि मीजल्स, मम्स और रूबेला के खिलाफ हमारे जो वैक्सीन होती हैं, सही है। ये 3 एक साथ मिले वैक्सीन होते हैं और इसका जो क्या है, ये तमाम आल लायो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इनका डोज 0.5 ml होता है और ये हम सबकुटेनियस लगाते हैं, सही है। देखो ये EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का कार्ड होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये कार्ड जो है इसमें वो डोज और सिस्टम सेटिंग के अलावा, मतलब सेटिंग के साथ इसमें तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सा वैक्सीन कब बच्चे को मिला। तो इस स्केड्यूल के मुताबिक बच्चा जो है अपने क्या करता है, अपने वैक्सीन पूरे करता है। जब 15 महीनों का हो जाए तो मतलब उसके वैक्सीन पूरे हो गए। ये अक्सर मदर्स वगैरह के पास ये कार्ड होता है और वो जब भी हॉस्पिटल जाती हैं तो उनको कहती है अपने साथ कार्ड लेकर आया करें, ताकि हॉस्पिटल वालों को पता हो कि इससे पहले बच्चे को कौन कौन से वैक्सीन मिल चुके हैं, सही है। तो ये जो वैक्सीन का ये जो स्केड्यूल था, ये याद करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन आप लोगों ने याद करना है क्योंकि इसमें से कई से भी MCQs वो आपके पास लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। अब हमारे पास है थर्ड ऑब्जेक्टिव था कोल्ड चेन। मतलब ये जो वैक्सीन होते हैं इनको अपना प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसको उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखना होता है। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगी तो वैक्सीन आपका क्या होगा, काम नहीं करेगा, फंक्शनल नहीं होगा। Cold chain refer to the process used to maintain optimal condition during the transport, storage and handling of vaccine। क्या है कि ये हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं कि जिसमें हमने एक वैक्सीन के लिए ऑप्टिमल कंडीशन मेंटेन रखने होते हैं। कब कब, जब हम वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब एक वैक्सीन किसी एक कंट्री में बनती है, दूसरे कंट्री जाती है, दूसरा वैक्सीन स्टॉक आ गया, उसको स्टोर करना, इसके बाद वैक्सीन जब हम देते हैं वहां पे हैंडलिंग। तो इस दौरान जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इन तमाम को कोल्ड चेन कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं मैन्युफैक्चर, जहां से ये बनते हैं, एंड एंडिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू द क्लाइंट। तो ये बनने से लेकर मरीज को या पर्सन को वैक्सीन लगाने तक जितने भी ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस हैं कि वैक्सीन कहाँ से आया, कैसे हम लेकर जाएंगे दूसरी जगह पे, वहाँ पे कैसे स्टोर होगा, स्टोर से फिर कैसे लेकर आएंगे और किसी पर्सन को कैसे लगाएंगे, इन तमाम को हम कहते हैं कोल्ड चेन। The optimum temperature for refrigerated vaccine is between +2 degree and +8 degree. For frozen vaccine, the optimum temperature is -15 degree C or lower. जो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन होते हैं, जिनको फ्रीज करना नहीं होता बल्कि उनके टेम्परेचर को कम रखना होता है, तो उनके लिए टेम्परेचर +2 डिग्री सी और +8 डिग्री सी हैं। लेकिन वो वैक्सीन जिसमें क्या होता है, जिसको फ्रीज करना होता है, तो उनके लिए टेम्परेचर -15 डिग्री सी से कम होना चाहिए या 15 डिग्री सी होना चाहिए, -15 डिग्री सी। ये कोल्ड चेन है हमारे पास। लेवल ऑफ कोल्ड चेन के सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं जहां पे ये बनता है, उसके बाद ये हमारे पास एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं किसी और कंट्री में जहाँ पे सेंट्रल वैक्सीन स्टोर होता है, तो वहाँ से फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, उसके बाद इम्यूनाइजेशन स्टाफ के पास जाते हैं और फिर वो बच्चे को लगाते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स कोल्ड चेन में आते हैं। ये डिफरेंट लेवल है हमारे पास कोल्ड चेन के, जिसको एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। The administrative level of cold chain according to the duration of storage and temperature required to keep the vaccine potent। तो उसमें क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रल एंड रीजनल स्टोर होते हैं, तो वहां पे आप वैक्सीन को 3 महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, MMR और BCG वैक्सीन है, उसके लिए टेम्परेचर -20 डिग्री सी से लेके +30 डिग्री सी इसके दरमियान आपका टेम्परेचर होना चाहिए। जबकि जो हमारे पास DPT, डिप्टीरिया, पर्टोसिस, हमारे पास जो टेटिनस का वैक्सीन है, DT, TT, हेपाटाइटिस बी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उसके लिए टेम्परेचर +2 डिग्री सी से लेके +8 डिग्री सी होना चाहिए।
इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट स्टोर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे पास स्टोर होते हैं जहां पे मैक्सिमम 3 महीनों तक जो है वैक्सीन अक्सर स्टोर रहते हैं, वहां पे ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल, MMR, BCG वैक्सीन के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सी से लेके 8 डिग्री सी तक होना चाहिए। इससे टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैक्सीन की फंक्शनलिटी खत्म होगी, वो फंक्शनल नहीं होगा, पोटेंट नहीं होगा। +2 से लेके +8 डिग्री सी टेम्परेचर हमने इन वैक्सीन को देना है, DPT, DT, TT, HB और HIV, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये वैक्सीन कौन कौन से हैं। तो ये चार्ट भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, तो उसमें इक्विपमेंट एंड टूल होते हैं। इक्विपमेंट ये रेफ्रिजरेटर वगैरह जितने भी हैं, अभी आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद स्टाफ वैक्सीनेटर जो हमारे पास होते हैं, जो वैक्सीन लगाते हैं, जो इनका काम वैक्सीन लगाना होता है। इसके बाद प्रोसीजर, कौन कौन से प्रोसीजर हैं कोल्ड चेन में, तो वो तमाम के क्या हैं, ये 3 कंपोनेंट हैं कोल्ड चेन के। इक्विपमेंट एंड टूल्स जो हमारे पास हैं, तो रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जिसमें आप इनको रख सको वैक्सीन, कोल्ड बॉक्सेस होने चाहिए जिसमें आप स्टोर से लेके पेशेंट या बच्चों के तक लेकर जाते हो वैक्सीन। इसके बाद वैक्सीन कैरियर होने चाहिए कि आप वैक्सीन किस तरह एक जगह से दूसरी जगह कैरी करोगे। आइसपैक्स होने चाहिए, जो क्या होते हैं, जो इस बॉक्स में होते हैं, ये आइसपैक्स हैं, ये आइसपैक्स हैं जो इस बॉक्स में होते हैं वैक्सीन, और ये वैक्सीन को अपने प्रॉपर टेम्परेचर पे रखते हैं। आपके पास कार्ड होने चाहिए जिसपे आप नोट कर सको कौन सा वैक्सीन कब देना है, आपने कौन सा वैक्सीन किस तरह दिया, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में वो येलो कार्ड हमारे पास था। रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप रिकॉर्ड रख सको कि आपने कितने वैक्सीन यूज किए, कौन से वैक्सीन किस इलाके को आपने बच्चों को लगाया, ये आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपके पास तमाम रिकॉर्ड भी होता है कि एक इलाके में कितने बच्चे हमारे पास हैं और उनकी एज क्या है, वो पूरा के पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कोल्ड चेन मॉनिटर कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें हम मॉनिटर करते हैं उसका टेम्परेचर हो गया, इसी तरह जो है उसके वैक्सीन कितने यूज़ किए हमने, कौन कौन से वैक्सीन है। फ्रीज वॉच इंडिकेटर कि हमें पता होता है कि क्या है कि एक वैक्सीन कितने टाइम में फ्रीज होगी, ये वैक्सीन फ्रीज है नहीं है। कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर ग्राफ होना चाहिए। वैक्सीन वाइल मॉनिटर होना चाहिए जो वैक्सीन को मॉनिटर करे, आया ये मेरे पास फंक्शनल है या नहीं है। जो आगे स्लाइड में आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि वाइल मॉनिटर क्या होता है। वाइल हमारे पास वो कंटेनर जिसमें वैक्सीन होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, शॉक टेस्ट होता है। शेक टेस्ट हमारे पास वो टेस्ट है कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो वैक्सीन क्या है कि वो फ्रीज सेंसिटिव है, उनको फ्रीज नहीं करना चाहिए, आया वो फ्रीजिंग की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये चीजें मॉनिटरिंग हमारे पास शेक टेस्ट के थ्रू होती हैं। अब हमारे पास है केयर ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर। जिस रेफ्रिजरेटर में आपके पास वैक्सीन पड़े हैं उसमें क्या करना है, प्लेस इन द कूलेस्ट प्लेस ऑफ द हेल्थ सेंटर अवे फ्रॉम सनलाइट। आपने उसको क्या करना है, एक ठंडी जगह पे आपने उसको रखना है। मतलब ये खुलेआम आप इस तरह वो फ्रीजर को जो है धूप में नहीं रख सकते या बाहर ओपनली नहीं रख सकते। वेल वेंटिलेटेड एंड एडुकेट एयर सर्कुलेशन अराउंड इट। वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, एयर इसके अराउंड सर्कुलेट हो ताकि आपके पास अंदर वैक्सीन वो प्रॉपर टेम्परेचर पे रख सके, हो उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके। इसके बाद केप्ट लॉक एंड ओपन ओनली व्हेन नेसेसरी। लॉक होना चाहिए और तब आप उसको ओपन करो जब जरूरत हो। डिफ्रॉस्टेड रेगुलरली। क्या है डिफ्रॉस्टेड, इसे कहते हैं कि आप ऐसा फ्लूइड रखो कि वो क्या करे कि वो फ्रीजिंग या बर्फ जमने ना दे। देखो अक्सर हम क्या करते हैं, फ्रिज में हम जब बर्फ रखते हैं तो उसके लिए जो कंटेनर हमने रखे होते हैं तो उनके दरमियान में भी बर्फ बन जाती हैं, तो वो निकालने में फिर दुश्वारी होती है। तो इस तरह का सीन आपने नहीं बनाना, बल्कि डिफ्रॉस्टेड रेगुलरली आपने इसको करना होगा। मतलब ये है कि जो वैक्सीन के साइड पे या नीचे जो पानी है तो वो क्या हो जाते हैं, वो बर्फ बन जाती हैं, तो क्या है उसको आपने फिर डिफ्रॉस्टेड करना होगा। आइस पैक्स आर केप्ट इन फ्रीजर। फ्रीजर में आपने आइस पैक्स रखने हैं जो टेम्परेचर कम रखता है वैक्सीन का। रिकॉर्ड टेम्परेचर 2 टाइम डेली। आपने 2 दफ़ा
फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड रखना होता है। उसका अपना एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको बताता है कि फ्रिज का इंटरनल टेम्परेचर कितना है या फ्रीजर का। इसके बाद डू नॉट प्लेस फूड इन द फ्रीजर। फ्रीजर में आपने वैक्सीन के साथ फूड वगैरह नहीं रखना कि वहां पे क्या है आपके पास जम्स वगैरह आए। टेम्परेचर चार्ट शुड स्टक ऑन द डोर्स आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर चार्ट होना चाहिए जो आपको रेगुलर उस पर आप मेंशन करो कि दिन में 2 मरतबा जब आप टेम्परेचर चेक करते हो ना तो आपने उस पर मेंशन करना होगा। डाइल्यूएंट शुड बी केप्ट ऑन द लोवेस्ट शेल्फ। डाइल्यूएंट जो है हमारे पास ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसको हम एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो ये फ्लूइड हमारे पास नीचे होना चाहिए। इसका काम ये है कि एक्स्ट्रा जितनी भी वहां पे चीजें होंगी ये उनको एक्सट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सही है, इसकी डिटेल गूगल में दी हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं। मैं सिंपल जो मैंने आपको बता दिया। तो डाइल्यूएंट क्या है कि वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। सही है, जो जिसके सेवरल यूजेस होते हैं। इनका काम यह है कि एक्स्ट्रा सॉलिड लिक्विड वगैरह जो है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट मतलब उस जगह से निकालता है। देखो ये हमारे पास वैक्सीन कोल्ड चेन मॉनिटर है। सही है, तो इसमें ये सारे के सारे वैक्सीन इनकी टेम्परेचर वगैरह लिखी है। फिर आपको बताता है कि ये वैक्सीन आप यूज कर सकते हो, ये वैक्सीन आप यूज नहीं कर सकते, कब ये यूज के काबिल है या नहीं। इस पे टाइम, टेम्परेचर सारी चीजें लिखी होती हैं। ये हमारे पास वैक्सीन वाइल मॉनिटर हैं जो मैंने पहले आपको कहा। ये नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, उसमें आप वैक्सीन के ऊपर लगा के देख सकते हैं। अगर ये मॉनिटर आप लगाओगे और वो आपको इस तरह का पिक्चर देगा तो मतलब ये है ये वैक्सीन आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर रिंग इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास यूज द वैक्सीन। अगर आपने मॉनिटर लगा लिया और मॉनिटर ने क्या किया, उन्होंने इस तरह दोनों का पिक्चर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपायरी डेट ना गुजरा हो तो आप इन वैक्सीन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मॉनिटर लगा लिया और इसने इस तरह का पिक्चर दिया तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। देखो ये हमारे पास वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखो अगर इस 2 तरह का होगा तो मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। अगर ये पिक्चर आपको ये देगा तो आप इस तरह के वाइल को यूज नहीं करोगे। और ये लास्ट स्लाइड हमारे पास है इस यूनिट का के नर्सिस रोल ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन के दौरान नर्सिस का क्या रोल होता है। सही है, सबसे पहले एन एस्टिमेशन ऑफ बेनिफिशरी। बेनिफिशरीज हमारे पास ये होता है कि फंड कहाँ से आ रहा है, आप कितना फंड ले रहे हो, सैलरीज वगैरह ये सारी चीजें। तो ये आप एस्टिमेशन आपका काम होता है कि आपको पता हो कि ये जो वैक्सीन लोगों को लगेंगी इस पर कितना खर्चा आएगा। आइडेंटिफाइंग नॉन पार्टिसिपेंट एंड ड्रॉप आउट। वो पार्टिसिपेंट जो आप मतलब जो जा चुके हैं उस जगह से, या बच्चे जो है अक्सर मर जाते वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास वैक्सीन कितने हैं, मैंने कितने लोगों को वैक्सीन लगाने हैं। मेट विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन। ये नर्सिस अगर मतलब एज ए वैक्सीनेटर आप काम करते हो तो कम्युनिटी के साथ आपकी इंटरेक्शन। सही है, आपने उनको कन्विंस करना है वैक्सीन का, आपने उनको फायदे बताने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस, वो चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं उनको वैक्सीन लगाने पे, या वो कंडीशन जो इन्फ्लुएंस करती हैं उनको वैक्सीन ना लगाने पे, ये दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन साइट, कहाँ पे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो वैक्सीन वगैरह के फ़ायदों का। स्केड्यूल फॉर इम्यूनाइजेशन सेशन, कब वैक्सीनेशन होंगे, कितने लोगों को होंगे, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने टाइम में वैक्सीनेशन होना है। तो ये सारे के सारा स्केड्यूल ये बनाना ये भी नर्सिस का काम है। ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन सेशन, और आप क्या करते हो उन सेशन को फिर ऑर्गेनाइज करते हो, लोगों को ट्रेनिंग देते हो, फिर वो लोग जाते हैं और लोगों को वैक्सीन लगाते हैं। तो ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन यूनिट का सेकेंड पार्ट था। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और इस यूनिट के एमसीक्यूज के वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।